पृथ्वी के फरिश्ते। भारत के किसी छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम पवन था। पवन का बचपन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी में बीता। उसका घर एक साधारण परिवार का हिस्सा था। माता पिता उसे प्यार करते थे और उसकी छोटी बहन हमेशा उसके साथ खेलने के लिए तैयार रहती थी। पवन का मन बहुत शांत और खुश था। वो अपने दोस्त की कहानियों में खोया रहता और अक्सर अपने घर के आसपास बने पुराने खंडहरों में कल्पना करता कि वो किसी और दुनिया का निवासी है। एक दिन पवन अपनी माँ से पूछता है। माँ मुस्कुराकर कहती है, हर इंसान अपने में अनोखा होता है पवन, लेकिन याद रखना यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। जैसे जैसे पवन बड़ा होता गया उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसके दोस्त उसे समझ नहीं पाते थे और धीरे धीरे वो खुद भी अपने ख्यालों में खोने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब वो कई दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलता। कभी कभी लगता है कि मेरे आसपास सब नकली है, जैसे कोई खेल चल रहा है और मैं एक खिलौना बन गया हूँ। पवन के माता पिता को उसकी ये बातें चिंता में डाल देती। पिता, जो एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, उनको समझ में नहीं आता कि पवन को क्या हो गया है। बेटा, तुम इन बेकार की बातें क्यों करते हो? जिंदगी में खुश रहना सीखो। ये क्या अजीब बातें हैं? पर पवन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। वो अपने ही विचारों में खो जाता है और उसका मन और भी उलझ जाता है। पवन के कुछ दोस्त थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। वे समझते थे कि पवन अलग है, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा अपनाया। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त अमित उससे मिलने आते हैं। पवन, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हें ताजा हवा की जरूरत है। पवन उसे देखता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है अमित कि हमारे सोच ही हमारी दुनिया है? अगर मेरी सोच बदल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। अमित उसे सहारा देते हुए कहता है, भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब साथ हैं, कोई तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन पवन का मानसिक संघर्ष इतना गहरा था कि वो उसे समझा ही नहीं सकता था। पवन के माता पिता ने उसे कई चिकित्सकों से दिखाया, पर किसी की बात उस पर असर नहीं कर पाई। अंततः एक मनोचिकित्सक ने उन्हें सलाह दी कि पवन को खुद के लिए एक अस्पताल में रखना सही रहेगा, जहां उसकी मानसिक स्थिति का अच्छे से इलाज हो सके। अस्पताल में पवन के नए दोस्त बनते हैं। वहां और भी लोग थे जिनका मन अपने ही संसार में खोया हुआ था। पवन को ऐसा लगता था कि ये लोग उसके जैसे ही हैं और कहीं ना कहीं उसकी हालत को समझ सकते हैं। अस्पताल में एक मरीज, पवन, क्या तुम जानते हो, हम सब फरिश्ते हैं। हम यहाँ दुनिया को बचाने आए हैं, पर ये लोग समझ नहीं पाते। शायद तुम सही कह रहे हो, शायद हम सब अलग दुनिया के हैं। पवन को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि वो और उसके जैसे लोग एक अनोखी दुनिया के हैं, जहां हर इंसान अपनी कहानी में फंसा हुआ है। बाहर पवन के माता पिता उसकी हालत को लेकर परेशान थे। वे हर दिन उसे देखने आते और उससे मिलने की कोशिश करते। माँ अक्सर उसके लिए खाने की चीजें लाती जो कभी पवन को पसंद होती थी। बेटा, तुम्हारा पसंदीदा मिठाई लेकर आई हूँ, चलो थोड़ा खा लो। पर पवन की आंखों में कोई पहचान नहीं होती। वो माँ को ऐसे देखता जैसे उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। पवन के पिता एक दिन डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या हमारा बेटा कभी ठीक हो पाएगा? हम कोशिश तो कर रहे हैं। कभी कभी ये बीमारी जिंदगी भर रहती है, पर हाँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। अस्पताल के कमरे में पवन अपनी दुनिया में खो जाता है। उसकी कल्पना उसे वहां से कहीं दूर ले जाती है। वो सोचता है कि वो एक राजा है जो अपने विचारों की शक्ति से एक नई दुनिया बना सकता है। ये दुनिया तो बस एक भ्रम है। मैं जो सोचता हूँ वही सच है।
उसकी सोच और अधिक गहरी और जटिल हो जाती है। वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम्हें पता है, हम सब फरिश्ते हैं, ये दुनिया हमसे ही बनी है। और अस्पताल में बैठे लोग जो खुद अपने दुनिया और संघर्ष से जूझ रहे थे, उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। लेकिन पवन की आंखों में एक गहरी चमक होती है। कई सालों बाद पवन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। उसके माता पिता उसे वापस अपने घर ले आते हैं। उसकी हालत अब कुछ ठीक है, लेकिन वो अब भी कभी न कभी अपने आप में खो जाता है। गांव में लोग उसे देखकर बातें बनाते हैं, लेकिन उसके माता पिता उसे प्यार से अपनाते हैं। वे उसे हर रोज समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस दुनिया का ही हिस्सा है और उसे यहाँ ही रहना चाहिए। पवन, देखो, हम सब तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। पवन हौले से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ अलग सा दिखता है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में देख रहा हो। पवन अपने घर में वापस आ गया है, लेकिन उसकी दुनिया अब भी उसके अंदर ही चलती है। कभी कभी वो खुद से बातें करता है, लेकिन अब उसके माता पिता उसे समझा चुके हैं। वे उसकी दुनिया का सम्मान करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। कभी कभी हमें बस इतना ही करना होता है कि अपने लोगों को प्यार से समझे, चाहे वे कहीं भी हो। पवन की कहानी अपने आप में एक सुंदर और दुख भरी कहानी है, जो ये सिखाती है कि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। रमेश एक गरीब मजदूर था जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम सीमा था और 3 बच्चे थे जिनका नाम बबलू, बंटी और टीना था। वो लोग गरीब थे और मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे, पर फिर भी वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। आज से मुझे सेठ जी के घर काम करना है। वो अपने घर की मरम्मत करा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि वो मेरे काम से खुश हो जाएं और तय पैसों से थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। ये तो भूल ही जाओ आप, वो सेठ बहुत कंजूस है। वो एक पाई भी ज्यादा नहीं देगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर भी मेहनत और प्रार्थना करना हमारे हाथ में है, सो हम कर सकते हैं। ये बोलकर रमेश काम के लिए निकल जाता है। इधर सीता बच्चों को जगाती है और उन्हें स्कूल जाने के लिए कहती है, तो टीना कहती है, अरे माँ, आप फिर भूल गई। हमारी समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियाँ चालू हो गई है। अब हमें 1 महीने तक स्कूल नहीं जाना है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, अब गर्मी की छुट्टियां हैं। मतलब अब तुम तीनों पूरे पूरे दिन मेरा दिमाग खाया करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उधर रमेश सेठ के घर काम कर रहा होता है। क्या बात है रमेश, बड़े हल्के हाथ से काम कर रहा है। तुझसे नहीं हो रहा है तो बता दे, मैं किसी और को बुला लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल ना कहें, मैं कर रहा हूँ। रमेश मेहनत से काम करता है, पर सेठ को उसका काम पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक लालची इंसान था जो चाहता था कि एक इंसान के दाम में 2 लोग काम कर ले। वो रमेश से कहता है, देख भाई रमेश, तू बड़ा ढाली काम कर रहा है। कल से तू अपने साथ किसी और को लेकर आना ताकि काम जल्दी हो सके, समझा? तो आप उसे भी पैसे दोगे ना? अरे पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, पर तू एक इंसान का काम ही नहीं कर पा रहा है, ऐसे मुझे तो घाटा हो रहा है। पर अरे परवर कुछ नहीं, काम कर और निकल यहाँ से। रमेश एक सीधा इंसान था, वो कुछ भी नहीं बोल पाता, पर वो चिंता में पड़ जाता है कि बिना पैसों के भला कौन काम करेगा। फिर वो काम करके घर चला आता है। क्या जी, बड़ा परेशान लग रहे हो? रमेश पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सीता कुछ कह पाती उससे पहले ही बबलू कहता है, मैं चलूंगा। मैं भी चलूंगा। ये दोनों जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। पर तुम लोगों का स्कूल? आज से हमारी गर्मियों की छुट्टियां हैं। पहले तो रमेश उन तीनों को इसके लिए मना करता है, पर फिर उसे लगता है कि तीनों बच्चों के जाने से काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो वो मान जाता है। अगले दिन चारों लोग सेठ के घर पहुंचते हैं। मैं अपने बच्चों को लाया हूँ।
मुझे मतलब नहीं है, बस तू काम कर। उसके बाद वो लोग काम में लग जाते हैं। टीना पानी भरती है, बबलू ईंट साफ करके रमेश को देता है और बंटी रमेश पर हवाव करता है। तीनों बहुत मन लगाकर अपना अपना काम करते हैं। तीनों को ही ये काम करने में बहुत मजा भी आ रहा था। तभी अचानक वहाँ सेठ आता है। हाँ, आज देखो सही काम हो रहा है। सेठ, खाने का समय हो गया है, हम लोग खाना खा लें? हाँ हाँ, खा लो। उसके बाद रमेश टिफिन उठाता है और चारों लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर बंटी हाथ धोने के लिए सेठ के बरामदे की तरफ चला जाता है, जहाँ एक झूला लगा हुआ होता है। उसे देखकर बच्चे का मन लालसा से भर जाता है और वो उस पर बैठकर झूलने लगता है। अरे ये झूला तो बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ टीना और बबलू भी आ जाते हैं और वो भी उस झूले पर झूलने लगते हैं। अरे ये झूला तो बहुत अच्छा है। हाँ, इस पर तो कितना मजा आ रहा है। वो लोग मजे से झूला झूल रहे होते हैं, तभी वहाँ सेठ आ जाता है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले पर बैठने के? वो सेठ जी, हम तो बस। चुप, निकल जा यहाँ से। सेठ तीनों को बाहर लाता है। क्या हो गया सेठ जी? ये तीनों मेरे झूले पर बैठे थे, संभालो इनको। तो क्या हो गया सेठ जी? बच्चे हैं, उनका मन करता है झूले पर बैठने का, बैठ लेने दीजिए ना। वैसे भी तो वो आपका काम कर रहे हैं और आप उन्हें कोई पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा अब? चल निकल जा यहाँ से, कोई काम वाम नहीं करवाना है तुझसे। ये ले आधे दिन के पैसे और अब वापस आना मत, चल जा। सेठ उन चारों को घर से बाहर निकाल देता है। रमेश को बुरा लगता है, पर वो उदास नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि उसे अगले दिन कहीं और काम मिल जाएगा। पर बच्चे दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें झूला झूलना था। तभी रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, मेरे पास कुछ कच्चे आलू हैं, पर उनको पकाने के लिए कोई सामान नहीं है। तुम अगर उनको पकाने में मेरी मदद कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। हाँ क्यों नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, बनवा दूंगा। वो सब लोग घर जाते हैं। रमेश सीता से कहकर उन आलूओं को पकवाता है और उस बूढ़े को खाने को दे देता है। बूढ़ा आदमी खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे पास ये एक और आलू पड़ा है, ये तुम लोग रख लो। मेरी भूख तो मिट गई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इस आलू की हमसे ज्यादा आपको जरूरत है। इसे इस बूढ़े का आशीर्वाद समझ कर रख लो। बंटी वो आलू बूढ़े आदमी के हाथ से ले लेता है और वो आदमी चला जाता है। फिर बंटी उस आलू को पकड़े पकड़े उदास मन से कहता है, काश हमारे घर में भी एक बड़ा सा झूला होता। उसके इतना कहते ही वो आलू उसके हाथ से निकलता है और उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो आलू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और यूं ही दोगुना होते चला जाता है और अंत में वो सब आलू मिलकर एक बड़ा सा झूला बन जाते हैं। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो झूला बन गया। ये आलू तो जादू ही निकला। ये बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, सही कहा बेटा। फिर वो सब लोग बारी बारी उस झूले में झूलते हैं। वो लोग जब झूले में बैठते हैं तो बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। तभी उनकी पड़ोसन आती है, जिसके बेटे के पैरों में पोलियो होता है। उसे भी वो लोग झूले में बैठाते हैं और उसका पोलियो ठीक हो जाता है। अरे ये झूला तो जादुई है, इसने मेरे बच्चे का पोलियो ठीक कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रमेश के घर में आलू का झूला है, जो कि लोगों के दर्द को दूर करता है। बस फिर क्या था, पूरे गांव से लोग उसके घर आने लगते हैं और अपनी बीमारियां ठीक करने लगते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में एक दिन सेठ भी आता है। आइए सेठ जी, बैठिए। सेठ उस झूले पर बैठता है और उसके जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है और वो बिल्कुल जवान महसूस करता है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने झूले पर नहीं बैठने दिया, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये तो मेरा फर्ज है, बुराई का बदला बुराई से देने से कुछ अच्छा नहीं होता।
अब उस पूरे गांव में सब लोग स्वस्थ हो गए थे और एक अच्छा जीवन गुजार रहे थे। इधर रमेश भी अपने बच्ची और पत्नी के साथ उस आलू झूले पर खूब झूला करता था और खुश रहता था। सोलनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सपना और उसकी छोटी बेटी रानी साथ रहते थे। सपना के पति के देहांत के बाद घर की हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी, जिस वजह से सपना ने काम करने का फैसला किया। हे भगवान, कुछ तो सहारा दे। कहाँ जाऊं, कहाँ काम ढूंढूं? काश मैं थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो आज इतना परेशान ना होना पड़ता मुझे। हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हो। माफ कर दीजिए साहब, गलती से टक्कर लग गई। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से चलिए, रोड है। इस तरह कहीं और ध्यान रहेगा तो हादसा भी हो सकता है। जी साहब, थोड़ा परेशान थी। घर चलाने के लिए कोई है नहीं और मेरी एक बेटी भी है जिसे मुझे ही संभालना है। इसी वजह से काम की तलाश में और उसकी चिंता में आपको सामने से आते हुए देखा नहीं। देखिए बहन जी, मेरे पास आपके लिए काम तो है, पर क्या आप वो काम कर पाएंगी? अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगी तो आप कल से काम पर आ सकती हैं। साहब, मुझे क्या करना होगा? देखिए, कुछ ही दूरी पर एक मंदिर बनने जा रहा है। वहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ काम कर सकती हैं। जी साहब, मैं कर लूंगी काम, मुझे मंजूर है। कल से मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना को काम तो मिल जाता है, मगर सपना को अब अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है कि वो इतनी देर उसे घर पर कैसे अकेला छोड़कर जाएगी। इसीलिए वो अपनी पड़ोसी के पास जाकर उसे कहती है, सीमा दीदी, आपकी कुछ मदद चाहिए थी। आपका बहुत एहसान रहेगा अगर आप मेरी मदद कर दे तो। कैसी मदद सपना? दीदी, आपको तो पता है, जब से मेरे पति गुजर गए तब से एक एक पैसे के लिए मैं परेशान रही हूँ। पर अभी मुझे एक जगह छोटा सा काम मिला है और कल से मुझे काम पर जाना होगा। तो क्या आप मेरी बेटी को स्कूल से आने के बाद अपने घर रख सकती हैं? हाँ जरूर सपना, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी उसका। सपना की अब सारी चिंता दूर हो गई थी, पर सीमा की चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि रानी सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी सीमा की बेटी से ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से सीमा और उसके पति के बीच बहुत लड़ाई हुई। और इसलिए सीमा ने कुछ ही दिन बाद सपना से कहा, सपना देखो, कुछ दिनों की बात होती तो मैं भी पूरा तुम्हारा साथ दे देती, पर मैं रोज रोज तुम्हारी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती। कल से तुम इसे यहाँ मत छोड़ के जाना। सपना के पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन सपना को अपने बेटी को भी साइट पर साथ ले जाना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, हे भगवान, आपने मुझे क्यों जिंदा रखा है? अब तो आप मुझे भी मार दो। अब मेरे पास मेरा क्या ही रह गया? मेरा सब कुछ चला गया भगवान। अम्मा, रो मत अम्मा, क्या हुआ? मुझसे कहो अम्मा। सपना साधु को रोते हुए अपनी बेटी की मौत के बारे में बताती है और साधु उसे एक मोमबत्ती देते हैं और सपना से कहते हैं, अम्मा, ये मोमबत्ती जलाकर इसके आगे रोना, अपना सारा दुख बताना, देखना तुम्हारे दुख का समाधान हो जाएगा। सपना साधु के बताए हुए तरीके से उस मोमबत्ती को जलाकर उसके आगे फूट फूट कर रोती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। फिर वो जैसे ही देखती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। माँ, मैं वापस आ गई, अब तो रोना बंद करो, मैं आप ही की बेटी हूँ, मुझे गले लगा लो माँ। मैं अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, अब मैं वापस आ गई हूँ, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। जब तुम कल सुबह उठोगी तो देखो, ये कितनी सारी मोमबत्ती, इन्हें बेचना और कितनी भी आंधी तूफान आए, ये मोमबत्ती बुझती नहीं है। सपना अब उन मोमबत्ती को बेचने निकलती है। जादुई मोमबत्ती ले लो, आंधी तूफान हवा ना बुझा पाएगी। इस मोमबत्ती को जादुई मोमबत्ती शुरू सब उसका मजाक उड़ाते हैं,
पर धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगता है कि ये मोमबत्ती जादुई है, जिसकी वजह से ये चर्चा शहर तक पहुंच जाती है। रानी, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? और ये घर सही किसने किया? पूरे घर में तो आंधी तूफान से सारी धूल मिट्टी पानी अंदर आ जाता है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब मैंने सही किया है। देखो, मैंने ये सब जगह मोम लगा दी है। अब कहीं से कोई पानी, कोई धूल मिट्टी नहीं आएगी। मैं हूँ ना, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सपना को इस तरह मोमबत्ती बेचते हुए और मोम की लड़की से बातें करते हुए गांव वाले उसे पागल बोलने लगते हैं और सपना से कहते हैं, सपना, अपनी बेटी की मौत के बाद से तुम पागल हो गई हो। दिन भर तुम उस मोम की लड़की से क्या बातें करती हो? और कोई जादू नहीं होता। होश में आओ सपना, भूत चुड़ैल का साया तो नहीं है ना? या तुम ही सदमे से पागल हो गई हो? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? वो मेरी बेटी है और आप सब पागल हैं। आप सब चले जाइए यहाँ से, अभी के अभी। देखते ही देखते वक्त गुजरता है और रानी अपने माँ को नई नई जादुई मोम की चीजें बना कर देती है, जिसे बेचकर सपना के घर की हालत सही होने लगता है। एक दिन अचानक से गांव वालों का शोर सुनाई देता है। सपना बाहर निकलती है। क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अरे, हमारी गांव की पुलिया टूट गई, जिसकी वजह से हम अब कहीं नहीं जा सकेंगे। अब तो सारे गांव वाले यहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे। एक यही पुल तो हमारा सहारा था, अब वो भी टूट गया। माँ, गांव वालों से कहो कोई भी परेशान ना हो, कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं सब सही कर दूंगी। आप लोग अब इस पुल से आ जा सकते हैं। आप लोग परेशान मत होइए। ये पुल ना तो कभी पिघलेगा ना ही टूटेगा। ये बहुत मजबूत पुल है। और अगर आप लोगों को मेरी बेटी पर विश्वास नहीं है तो मैं इस पुल पर आप लोगों को चलकर दिखा देती हूँ। गांव वाले भी अब उस पुल पर चल चल कर देखते हैं। तब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो पुल सच में जादुई है और मजबूत भी। और फिर गांव वाले सपना से कहते हैं, सपना, हम लोगों को माफ कर देना। हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा और तुम्हारी बेटी को भी गलत समझा। हम सब शर्मिंदा है। क्या तुम दोनों हम गांव वालों को माफ करोगे? अरे, आप सब हमारा परिवार हो और परिवार वालों से गलती हो जाती है, पर आप सबको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आप सबकी बेटी हूँ। आज से इस गांव में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सपना और उसकी मॉम की बेटी सबको माफ करके घर चले जाते हैं। रानी अब सपना को कहीं बाहर नहीं जाने देती और वो अपने मॉम के जादू से नई नई चीज बनाकर उन्हें गांव में बेचकर बहुत पैसे कमाने लगती है और इसलिए अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है। दोनों एक साथ खुशी खुशी साथ रहते हैं।